नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें क्वेश्चन तो मैं 10-12 लेता हूं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो सीधे हम लोग वीडियो पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत किन वर्षों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलों का गठन हुआ। तो यहां आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। उससे पहले छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद कई सारे जिलों का गठन हुआ, जैसे कि बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव। अभी अगर हाल की बात करें तो खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, सक्ती। ठीक, तो ऐसे ही जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता था, तो उस समय भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुछ जिलों का गठन किया गया था। तो आपको वर्ष बताना है, किन वर्षों में जिलों का गठन किया गया था। जिला गठन से संबंधित जो वीडियो लेक्चर है मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखिएगा, सारा कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ कब से कब तक मध्य प्रदेश का अंग रहा, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। ठीक, और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, अर्थात छत्तीसगढ़ 44 वर्ष तक जो है मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। ये भी काफी बार पूछा गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 1956 से सन 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग रहा। तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि ये जो 1948 है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक, बाकी के जो तीनों हैं वो हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि 1973 में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक नवीन जिले का गठन किया गया। दुर्ग जिले के पश्चिमी भाग को अलग करके राजनांदगांव जिला बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1998 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 नए जिलों का गठन किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 9 जिले कौन कौन से थे। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर होगा 1973 और 1998। ठीक, तो उत्तर क्या होगा, 3 और 4, स जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए मुझसे पहले। मैं तो आंसर बताऊंगा ही, आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। कथन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, सत्य कथन आपको पहचानना है। मध्य प्रांत के अंतर्गत इस क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ। देखिए, हमारा अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो 1854 में छत्तीसगढ़ जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चला गया। ठीक, इसके बाद जो है 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नए प्रांत का गठन किया गया, जिसका नाम था मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र को इसी मध्य प्रांत के अंतर्गत रखा गया। कब से कब तक, तो 1861 से लेकर के 1956 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत के अंतर्गत रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है 1861 से 1956 तक मध्य प्रांत के अंतर्गत रहा, 1861 से 1956 तक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला चीज है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों का गठन किया गया। अभी मैंने पीछे बताया कि मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये हुई थी सन 1956 में। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना और 2000 तक जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग रहा। ठीक, पृथक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ, अर्थात 2000 के बाद। ठीक, तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। ठीक, मध्य प्रांत के अंतर्गत 1861 से 1956 के बीच छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 6 जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन से ये 6 जिले हैं, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। ठीक, एक और जिला था संबलपुर, जिसको 1905 में हटा दिया गया था। ठीक है, तो 6 जिले बने। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी हमने पीछे देखा कि 1973 में 1 जिला और सन 1998 में 9 जिले, अर्थात 10 जिलों का गठन हुआ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं भाई, तो टोटल है 33 जिले। ठीक है, तो 6 और 10 कितने हो गए, 16।
तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या ध्यान रखेंगे 16 थी। कई बार पूछा गया है। अब वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है, तो आप जो है घटा दीजिए भाई, 33 में 16 घटा दीजिए तो 17 जिले। ठीक है, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में 17 जिलों का गठन हुआ, अर्थात सर्वाधिक जिलों का गठन जो है पृथक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ है। तो आपका उत्तर क्या होगा? स। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में नहीं है? इनमें से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में नहीं है भाई? देख लेते हैं। यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। ठीक है, यह राज्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र है। ठीक, इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों से निवासित है, ग्रामों में निवासित है। ठीक है, ये भी यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। जी हाँ, वर्षा पर आधारित है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है। तो ये आपका जो कथन है गलत हो जाएगा, कथन द। ये सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बागानी कृषि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पर खाद्यान्न फसल लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपको जो है सॉल्व करना है इस तरह से क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, किन रियासतों को मिलाकर सरगुजा जिले का गठन किया गया? तो भाई सरगुजा जिले का गठन किन रियासतों को मिलाकर के किया गया? तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुल 14 रियासत थे ना, बस्तर, कांकेर, इस टाइप से टोटल 14 रियासत थे। और 1 जनवरी 1948 को इन 14 रियासतों का विलय भारत संघ में किया गया। फिर इनसे जो है नए जिले बनाए गए और कुछ को जो है पुराने जिलों में शामिल किया गया। तो ऐसे ही जो सरगुजा जिला था ये रियासतों के विलय से बना था। तो आपको बताना है कि किन रियासतों को मिलाकर सरगुजा जिले का गठन किया गया था। तो यहां ध्यान रखना, सबसे पहला आ जाएगा कोरिया, सबसे पहला आ जाएगा कोरिया रियासत। ठीक, कोरिया आ जाएगा सबसे पहले, दूसरा आ जाएगा सरगुजा, तीसरा आ जाएगा इसमें चांग भखार। ठीक है, चांग भखार, कोरिया रियासत, सरगुजा रियासत और चांग भखार रियासत। इन 3 रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया? सरगुजा जिला बनाया गया। ठीक है, सरगुजा जिला, इन तीनों रियासतों को मिलाकर के, कोरिया, सरगुजा और चांग भखार, इन 3 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया सरगुजा जिला। तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? कूट अगर आप देखेंगे तो गलत दिया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखते हैं 14 रियासतों से कौन कौन से जिले बनाए गए थे। तो देखिएगा, बस्तर और कांकेर रियासत दोनों को मिलाकर के बनाया गया बस्तर जिला। उसके बाद कोरिया, सरगुजा और चांग भखार, इनको मिलाकर के क्या बनाया गया? सरगुजा जिला। उसके बाद देखिएगा, उदयपुर रियासत, जसपुर रियासत, रायगढ़ रियासत और सारंगढ़ रियासत, इन 4 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया रायगढ़ रियासत। ठीक, जो शक्ति रियासत था इसको बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत, छुई खदान रियासत, उसके बाद कवर्धा रियासत, इनको मिलाकर के क्या बनाया गया? इनको मिलाकर के कोई जिला नहीं बनाया गया। ठीक, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा, इन रियासतों का विलय किया गया दुर्ग जिले में। ठीक है ना, तो किन रियासतों का क्या हुआ ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। तो कुछ कथन दिया हुआ है भाई। पहला दिया है, बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। दूसरा दिया है, बस्तर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। देखिएगा, अगर हम बात करें बस्तर संभाग की, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है ना, तो यहां पर बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल, ये तो ठीक है। ठीक, लेकिन अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करें तो ये सबसे कम जनसंख्या बस्तर संभाग में ही है। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्रफल ठीक है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या ये गलत है। ठीक, यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्रफल गलत हो जाएगा, यहाँ न्यूनतम क्षेत्रफल यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, ये ठीक होगा। बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। ठीक, अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है? 5 संभाग हैं। सब कौन कौन से संभाग हैं? रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, माफी चाहूंगा मैं, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग
और दुर्ग संभाग। ठीक, इनमें सबसे पुराना संभाग है रायपुर संभाग, जो कि 1862 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अपना क्या कहते हैं, रायपुर संभाग। ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ संभाग के नाम से स्थापित हुआ था, लेकिन संभाग मुख्यालय रायपुर था तो इसे रायपुर संभाग भी कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें सबसे नए संभाग की, तो वो है दुर्ग संभाग। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। अब जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो है बिलासपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है बस्तर। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या बस्तर की, सर्वाधिक जनसंख्या बिलासपुर की। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, तो बस्तर संभाग जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है, वही सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर दुर्ग है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। सबसे नया है दुर्ग, सबसे पुराना है रायपुर, क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़ा है बस्तर और सबसे छोटा है दुर्ग। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा बिलासपुर और सबसे कम कहां पर है? तो बस्तर संभाग में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, यहां पर उत्तर हो जाएगा द। अगला है छत्तीसगढ़ के कितने जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं? तो देखिएगा अभी जो आंकड़ा आ रहा है उसके हिसाब से 15 जिले जो है, छत्तीसगढ़ के 15 जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के 15 जिले जो है नक्सल प्रभावित जिले हैं। देश में, भारत में टोटल 33 जिले नक्सल प्रभावित हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। देश के 33 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले नक्सल प्रभावित हैं, तो बस्तर संभाग के सभी सातों जिले। ठीक, बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला। ठीक, सभी 7 जिले बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपका धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। ये 3 जो है रायपुर संभाग की, ये नक्सल प्रभावित हैं। इसके बाद दुर्ग संभाग की बात करें तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला, ठीक, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला, कबीरधाम जिला। ठीक, उसके बाद बिलासपुर संभाग का मुंगेली जिला। यहां पर आप ध्यान रखना कि जो मैकल पर्वत श्रृंखला है वो पूरा का पूरा जो रीजन है वो नक्सल गतिविधियों से प्रभावित है। ठीक है, तो टोटल जो है छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं और देश के 33 जिले नक्सल प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन गुफा का संबंध किस धर्म से है? नागार्जुन गुफा, तो नागार्जुन गुफा की अगर हम बात करें तो ये सिरपुर जिला महासमुंद में स्थित है नागार्जुन गुफा। ठीक है, और नागार्जुन गुफा के विषय में कहा जाता है कि जो नागार्जुन थे, देखो नागार्जुन गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, तो बौद्ध जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, उन्होंने जो है नागार्जुन गुफा में समय व्यतीत किया था। ठीक है, नागार्जुन गुफा में इन्होंने समय व्यतीत किया था। और इससे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नागार्जुन छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। नागार्जुन का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वेनसॉन्ग छत्तीसगढ़ आया था, कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए थे, वैसे ही नागार्जुन का आगमन भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना कि दलाई लामा ने भी इस गुफा में साधना किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कहां पर है, तो सिरपुर, जहां लक्ष्मण मंदिर है ना, तो वहीं पर स्थित है नागार्जुन गुफा, महासमुंद जिला। सुमेलित करने को बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। एक तरफ मेला दिया हुआ है, एक तरफ दिया है जिला, तो मेला और जिलों को सुमेलित करना है। ठीक है, नर नारायण मेला, नर नारायण मेला की बात करें तो भाई ये कहाँ होता है? आप नारायणपुर टिक मत करना, नर नारायण, नारायण से नारायणपुर ऐसे टिक मत करना, आपका हो जाएगा गलत। वैसे मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बताऊंगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए ईमानदारी से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। नर नारायण मेला, नर नारायण मेला ये लगता है पखांजूर क्षेत्र में। पखांजूर कहां पर है भी? कांकेर जिला में। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका एक। उसके बाद मावली मेला, मावली मेला की अगर हम बात करें तो मावली मंदिर आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, वैसे मावली माता जो है बस्तर की ये भी आराध्य देवी है, जिस तरह से दंतेश्वरी माता को आराध्य देवी माना जाता है ना। दरअसल ये है कि दंतेश्वरी माता का जो आगमन है बस्तर क्षेत्र में, ये काकतीय शासकों के साथ हुआ था। काकतीय शासकों की ये देवी है दंतेश्वरी माता। ठीक,
तो उनके साथ जो है माता का यहाँ पर आगमन हुआ, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर मावली माता को पूजा किया जाता था, ठीक, संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में। और बस्तर क्षेत्र के अलग अलग स्थलों में आपको मावली मंदिर देखने को मिलेगा। और जो मावली मेला है स्पेशली वो आयोजित होता है नारायणपुर में, जो अभी कुछ समय पहले आयोजित हुआ था, ठीक। बात करें घोटपाल मेला की, घोटपाल मेला ये दक्षिण बस्तर में लगने वाला सीजन का पहला मेला इसको माना जाता है, घोटपाल मेला, जो कि गीदम ब्लॉक जिला दंतेवाड़ा में लगता है। रामाराम मेला की बात करें तो भाई सुकमा क्षेत्र में लगता है रामाराम मेला। तो यहां पर आप कूट का मिलान जो है कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुरही नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो सुरही नदी, ध्यान रखेंगे, सुरही नदी, इसके अगर नाम की बात करें तो इसको सुरही नदी कहा जाता था, क्योंकि यह जो नदी है ना 16 खंडों में विभाजित होती है, ठीक, 16 खंडों में या फिर 16 धारों के साथ ये प्रवाहित होती है सुरही नदी, ठीक। ध्यान रखेंगे घास जलप्रपात इसके आसपास है और गंडई क्षेत्र की जीवनदायिनी इसको माना जाता है। तो भाई ये किस जिले में प्रवाहित होती होगी? तो गंडई मैंने कहा ना, तो गंडई भाई कहाँ पर है, अब बताइए जल्दी से। गंडई है खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में, ठीक। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो गंडई, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में प्रवाहित होती है सुरही नदी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महापाषाण कालीन स्थल गामावाड़ा किस जिले में स्थित है? गामावाड़ा ये महापाषाण कालीन पुरा स्थल है। तो आपको बताना है कि ये महापाषाण कालीन पुरा स्थल गामावाड़ा कहाँ स्थित है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखेंगे दुर्ग बालोद बेमेतरा ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में भी, जो दुर्ग क्षेत्र में महापाषाण कालीन स्थल देखने को मिला है, लेकिन इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा, ठीक, अर्थात इनमें से कोई नहीं। दंतेवाड़ा में जो है गमावाड़ा करके एक स्थान है जहां पर हमें महापाषाण कालीन पूरा स्थल देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर जो माड़िया जनजाति के लोग हैं ना, उनके जो मृतक स्तंभ है वहां पर आज भी मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है, ठीक। आज भी जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका मृतक स्तंभ बनाया जाता है। आज के समय में तो लकड़ी वगैरह का यूज किया जाता है या सीमेंट से भी बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन उस समय में महापाषाण काल में, क्योंकि उस समय से लोग यहाँ पर अस्तित्व में ना, तो उस समय से यह परंपरा चली आ रही है। और जो गमावाड़ा में जो मृतक स्तंभ है वो महापाषाण कालीन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड मुख्यालय नहीं है? तो देखिएगा आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्थल विकास खंड मुख्यालय नहीं है। विकास खंड जो कि ग्रामीण विकास के लिए या फिर ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विकास खंड गठित किया जाता है, ठीक। विकास खंड का प्रमुख ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात खंड विकास अधिकारी होता है, ठीक। और विकास खंड जो है राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है। मैंने पीछे किसी वीडियो में क्वेश्चन किया था, तो ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि कौन कौन सा विकास खंड नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, रायपुर विकास खंड मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखेंगे। बिलासपुर विकास खंड मुख्यालय नहीं है, भिलाई विकास खंड मुख्यालय नहीं है, सरगुजा विकास खंड मुख्यालय नहीं है। बाकी दुर्ग विकास खंड मुख्यालय है, बस्तर भी विकास खंड मुख्यालय है, कोंटा भी है, कांकेर भी है, ठीक। बाकी के जो चार हैं 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये आपका उत्तर होगा 1 3 4 5, ये जो है विकास खंड मुख्यालय नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना, अभी मैंने बताया कि जो विकास खंड है, जिसे खंड भी कहा जाता है, उपखंड भी कहा जाता है, या फिर इसी को जो है ब्लॉक अंग्रेजी में, ठीक। तो ये क्यों स्थापित किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड है ना, जिनमें से 85 आदिवासी विकास खंड हैं। तो इन विकास खंडों को बनाने के पीछे कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना, या सरल शब्दों में कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास उत्थान के लिए विकास खंड बनाए जाते हैं। तो देखिएगा जो रायपुर क्षेत्र है भाई, वहां पर ग्राम ही नहीं है, ठीक है, तो कहां से वहां पर विकास खंड मुख्यालय होगा? सेम बिलासपुर के आसपास के जो गांव है ना, वो दूसरे विकास खंडों के अंतर्गत आ जाते हैं। भिलाई के साथ भी सेम वही है, सरगुजा नाम का तो भाई कोई जगह ही नहीं है, ठीक। तो
तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो ये जो है विकासखंड मुख्यालय नहीं है। अगला देखते हैं, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप में से अधिकतर लोगों को इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी जी 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे, एक बार 1920 में और एक बार 1933 में। ठीक, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। और महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ क्यों आए थे भाई, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने के पीछे कारण क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल जो कि धमतरी जिले में एक गांव है, तो उस क्षेत्र में जो है ना वो डैम वगैरह बना हुआ था और नहर वगैरह से पानी जो है सिंचाई के लिए दिया जा रहा था, लेकिन किसानों को जो है पानी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भाई अंग्रेजों ने जो है खर्चा किया है, डैम वगैरह बनाया है, तो वो चाहते थे कि ग्रामीण लोग जो है ना पानी यूज करें और अंग्रेजों को टैक्स दें, और टैक्स की रकम जो है बहुत ज्यादा थी। तो ग्रामीणों ने मना कर दिया कि भाई हमको वैसे भी पानी की जरूरत नहीं है और तुम जो है ज्यादा टैक्स मांग रहे हो, तो मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज चाहते थे भाई खर्चा हुआ है, वसूली तो हो, तो इन्होंने जो है जबरदस्ती कंडेल गांव में पानी छोड़ दिया। और यहाँ पर ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम लोगों ने जो है पानी चोरी की है, तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर जो जुर्माना लगेगा, जुर्माना भरो। अगर जुर्माना नहीं भरोगे तो तुम्हारे जो मवेशी हैं और जो दूसरे संपत्ति हैं उनको जो है हम जब्त कर लेंगे। अब किसानों के पास संपत्ति के नाम पर अधिकतर जानवर ही होते हैं ना, गाय बैल भैंस इस टाइप से, तो उनको जो है वो जब्त कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं आसपास के नेताओं से बात करते हैं, यहीं पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं इनका नेतृत्व करते हैं और इनको सत्याग्रह के लिए प्रेरित करते हैं और खुद चले जाते हैं कलकत्ता महात्मा गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए। ठीक, और महात्मा गांधी जी जो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के निमंत्रण पर छत्तीसगढ़ आने को तैयार हो जाते हैं कंडेल गांव में। और जैसे ही अंग्रेजों को सूचना मिलती है कि भाई गांधी जी आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ग्रामीणों के ऊपर जो भी आरोप लगाया था उन्होंने पानी चोरी का, उसको वापस ले लेते हैं और उनके जब्त किए हुए जानवरों को भी वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह जो सत्याग्रह है कंडेल नहर सत्याग्रह, ये पूरी तरह से सफल होता है और गांधी जी के आने से पहले ही ये जो है सफल हो चुका था। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रामीण थे उन्होंने जो है गांधी जी के जो सत्याग्रह के सिद्धांत है उसी के अनुसार जो है सत्याग्रह किया था। फिर गांधी जी आते हैं रायपुर, फिर वहां से धमतरी जाते हैं, वहां पर लोगों को वो संबोधित करते हैं। ठीक, तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रियासतों के संबंध में। अच्छा ये क्या था, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक, रियासतों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। तो रियासतों के विषय में कुछ कथन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं भाई क्या है। तो पहला कथन है बस्तर और कांकेर को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया। पीछे मैंने बताया था, बिल्कुल ठीक है, बस्तर और कांकेर को मिलाकर के बस्तर जिला बनाया गया। नांदगांव खैरागढ़ छुई खदान कवर्धा को मिलाकर राजनांदगांव जिला बनाया गया। ये गलत है भाई, क्योंकि राजनांदगांव जिला पीछे ही मैंने बताया कि 1973 में राजनांदगांव जिला बना ना, तो ये कथन गलत होगा, क्योंकि नांदगांव खैरागढ़ छुई खदान और कवर्धा को दुर्ग जिले में विलय किया गया। ठीक, तो ये कथन गलत होगा, दुर्ग जिले में विलय हुआ, इनसे कोई नया जिला नहीं बनाया गया। कोरिया चांगभकार और सरगुजा रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया, बिल्कुल सत्य है। सारंगढ़ शक्ति रायगढ़ और उदयपुर को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया, ये भी गलत होगा, क्योंकि शक्ति को तो बिलासपुर में शामिल किया गया था ना। रायगढ़ जिला जो है रायगढ़ सारंगढ़ उदयपुर और जसपुर को मिलाकर के बनाया गया था। तो यहां पर कथन 1 और कथन 3 सही है, 2 और 4 गलत है। कथन असत्य कथन को पहचानिए बोल रहा है ना, 2 और 4 गलत है, 2 और 4 गलत है। ठीक, असत्य कथन को पहचानिए बोल रहा है, यहां भी आपको ध्यान देना है। ठीक, तो 2 और 4 जो हैं असत्य हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपसे जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।